बिहार में बाढ़ के बारे में जब हम लोगों ने बात किया कि 10 साल से कितनी बार वहां बाढ़ आई है, तो हम लोगों को लगा कि 10 साल में उन लोगों ने जब काउंट करना शुरू किया, तब बताया कि किसी किसी साल में 60 बार बाढ़ आई है। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू गांव कैफे। गांव कनेक्शन के गांव कैफे में आप सभी का स्वागत है। मॉनसून का मौसम है और अक्सर मॉनसून के साथ आती है बाढ़। और जब भी हम बाढ़ की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे जहन में दृश्य आता है वो शायद बिहार का आता है, बिहार के गांव का आता है, जहां पे मीलों मील तक पानी ही पानी होता है। इस समय भी जो हम गांव कैफे कर रहे हैं, बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। उत्तर बिहार की ज्यादातर सब नदियां जो हैं उफान में हैं और पानी से भरी हुई हैं और वहां पे फ्लड अलर्ट जो है इशू किया गया है। तो आज का जो हमारा गांव कैफे का ये एपिसोड है, इसमें हमारे साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं जो पिछले करीब 15-20 वर्षों से बिहार में बाढ़ और पानी के से जुड़ी हुई काफी इश्यूज के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैं स्वागत करना चाहूंगी एकलव्य प्रसाद का, जो कि फाउंडर हैं और मैनेजिंग ट्रस्टी है मेक फाइन अभियान करके एक संस्था है जो बिहार में काम कर रही है बाढ़, सैनिटेशन और इससे जुड़े काफी मुद्दों पे। तो एकलव्य, आपका स्वागत है गांव कैफे में। धन्यवाद। हाँ, एकलव्य, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो ये सब आईएमडी का अलर्ट इशू हुआ था, हैवी रेनफॉल का, और सेंट्रल वाटर कमीशन ने भी फ्लड का अलर्ट इशू किया हुआ है बिहार के लिए, आप हमें बताएंगे अभी क्या स्थिति है बाढ़ की बिहार में? आज का अगर हम देखें, 3 बजे का जो डेली फ्लड रिपोर्ट जो इशू किया जाता है एफएमआईएस से, उसमें ये बताया गया है कि बागमती और अधवारा समूह की जो जो नदियां हैं, उसमें लगभग 10 मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं, जिसमें और वो सीतामढ़ी, सीहोर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में हैं। इन सारे जो मॉनिटरिंग स्टेशंस है, वहां पर ये दिखने को आया है कि ये दोनों नदियां, अधवारा समूह और बागमती, डेंजर लेवल से ऊपर फ्लो कर रही हैं। उसी तरीके से अगर हम कोसी की बात करें, तो कोसी में जो 4 मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं, उसमें से सहरसा, खगड़िया और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट्स में जो मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं, कुछ पार्ट्स में जैसे बलुआ है सहरसा में, वैसे ही खगड़िया में डुमरी है, और फिर भागलपुर में एक और स्टेशन है। तो इन इलाकों में भी कोसी डेंजर लेवल के ऊपर से वो बह रही है। उसके बाद कमला में अगर हम देखें, तो कमला में जो मॉनिटरिंग स्टेशंस की बात करें हम, तो वहां पर मधुबनी और दरभंगा दोनों इन जिलों में जो मॉनिटरिंग स्टेशन है, वहां पर ये भी फिर रिकॉर्ड किया गया है कि ये नदी डेंजर लेवल के ऊपर है। महानंदा की बात करें तो वही देखा गया है पूर्णिया और कटिहार में भी। तो और लास्ट मंथ हम लोग देखें तो गंडक में भी बाढ़ आई थी। तो अगर ये पूरी बात हम देखने की कोशिश करें, तो जो बड़ी बड़ी नदियां हैं बिहार में आज के तारीख में, जी। वो डेंजर लेवल से ऊपर है। लेकिन इसमें एक बात और है, बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो जिनकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाती। ये या तो सहायक नदियां हैं, या ट्रांस बाउंड्री नदी हैं, छोटी नदियां हैं। खासकर उन इलाकों में जो नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये छोटी छोटी नदियां हैं, जैसे कनकई है, परमान है, और फिर पंडई है, मसान है। मंडई, मसान। इन नदियों में भी बाढ़ आई हुई है। इनमें तो बाढ़ आई है, वाटर लेवल ऊपर क्या है, इनमें बिल्कुल बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। और इनफैक्ट मसान में तो 2 बार आ चुकी है। लास्ट मंथ, मिड मंथ में एक बार आया था, उसके बाद एंड ऑफ द मंथ फिर से, और एक्सटेंडेड टू जुलाई में भी बाढ़ वहां पर आई थी। तो जी। ये मोटा मोटी देखें तो, और न्यूज़पेपर के हिसाब से अगर हम देखें, जो रिपोर्ट्स हम पढ़ रहे हैं न्यूज़ में, और खासकर और फिर जो एफएमआईएस की जो अपडेट्स आ रहे हैं, इन सारे को अगर हम कंपाइल करने की कोशिश करें और देखें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ
जो नदी है वो वाटर लेवल डेंजर लेवल से ऊपर है, तो वो बेसिकली पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, अररिया, पूर्णिया, खगड़िया, समस्तीपुर आज के तारीख क्योंकि हमें डेटा सरकार से नहीं मिल पा रहा है कि कौन से जिले हैं जहाँ जो अफेक्टेड हैं फ्लड से। तो एकलव्य, ये हमने जैसे अभी पीछे आप बात कर रहे थे 15 दिन पहले भी जब पश्चिम चंपारण में एकदम से फ्लैश फ्लड आए थे, उस पे हमने गांव कनेक्शन ने भी रिपोर्ट करी थी। अभी भी हमने एक और रिपोर्ट करी थी बाढ़ को लेकर। एक चीज अगर आप हमारे दर्शकों को ये समझा सकें कि हर साल हम लोग बाढ़ की स्टोरी जो है बिहार से करते ही है। कहीं और बाढ़ आए ना आए, पर बिहार में बाढ़ जरूर आती है। तो कहीं ना कहीं बिहार और बाढ़ जो है वो पर्यायवाची बन गए हैं, सिनोनिमस बन गए हैं। थोड़ा सा आप हमें बताना चाहेंगे कि क्या कारण है कि बिहार में इतनी बाढ़ आती है, और कितना ये नेचुरल है कि ये वहां पे बाढ़ आना, और कितना ये मतलब कुछ और कारण है कि वहां पे इतनी बाढ़ आती है सबसे ज्यादा, अगर मैं कहीं देश में। तो एक बार हम देखें कि जो भौगोलिक बनावट है पूरे राज्य की, खासकर अगर हम उत्तर बिहार की बात करें, तो ये तो एक ऐसा इलाका है जो रिसीव करता है पानी, सरफेस वाटर को रिसीव करता है। उसके कैचमेंट बहुत बड़ी है, नेपाल में उसके कैचमेंट है। तो नेपाल में जो भी पानी, चाहे वो बड़ी नदी हो या वो छोटी नदी हो, वहाँ बारिश अगर होती है और नदी अगर वो पानी लेके आगे बढ़ती है, तो नेचुरल है कि वो बिहार में वो पानी आएगा। आगे बढ़ने के पहले मैं एक और मुद्दा बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली कुछ दशकों से बाढ़ का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें बहुत एक नेगेटिव कॉनोटेशन आ गया है। बाढ़ अगर हम देखें तो ये सारा जितना फ्लड प्लेन्स डेवलप करने का जो जो पूरी प्रक्रिया थी, उस इलाके को जितना फर्टाइल करने की जो सारी प्रक्रिया थी, उसमें बाढ़ का बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है। मैं तो हद तक जाकर ये भी कह सकता हूँ कि बाढ़ का ही एक कंट्रीब्यूशन है कि वो सारे इलाके को इतना फर्टाइल बनाया है। और आज के तारीख में जब हम बाढ़ की बात करते हैं, उसमें बहुत नेगेटिव कॉनोटेशन इसलिए आता है कि बाढ़, जो आज की बाढ़ की बात हम अगर करें तो उसमें उसका कैरेक्टर चेंज हो गया है। अब हम बाढ़ की जैसे बात करते हैं तो हमको केवल तबाही की बात दिखती है, जी लेकिन बिल्कुल। आइडियली बाढ़ ऐसे अगर देखें तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है। एक है एक ऐसा एक ये एक फिनोमेना है जो वहाँ के जितने भी हैबिटेशंस हैं, जो वहाँ बनावट है, उसको कंट्रीब्यूट करता है उनके इन अ वे इन उनके लाइवलीहुड्स में, एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूट करता है बाय ब्रिंगिंग इन बहुत सारे जो भी न्यूट्रिशियस आपके सॉइल में जो भी चाहिए, वो उनको वहाँ पर इससे मिलता है। सिल्ट जो आता है वो अच्छा होता है। और ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोगों ने जिस तरीके से लैंडस्केप को डिवाइड कर दिया है, और वो डिवीज़न जो हुआ है वो ज़्यादातर स्ट्रक्चरल इंटरवेंशंस के चलते वो पूरा सारा डिवीज़न हुआ है। तो उसमें अगर हम देखें कि अ, पहले जो पानी आता था, किसी जो भी नदी पानी लेके आती थी, उसका विस्तार बहुत था, वो बहुत दूर-दूर तक फैलता था। और फिर जब पानी कम होता था नदी में, तो वो सिकुड़ कर फिर अपने फ्लो में वो नदी बहने शुरू होती थी। अभी क्या होता है कि हम लोग उस नदी को फैलने से रोकते हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों तरफ नदियों के में तटबंध बना दिया गया है। तो वो सारा पानी जो है वो दोनों तटबंध के बीच में रहने लगता है। इसके कारण जो सिल्ट पहले दूसरी जगह जाकर वो डंप हो जाता था, अब वो केवल नदियों के बीच में ही डंप हो रहा है। ये इतने सालों से, जब 1954 से ये प्रक्रिया शुरू हुई एम्बैंकमेंट्स की बिहार में, उतने सालों से जब भी हमारा ये डंपिंग होने लगा, तो जो लेवल है नदी का, जो बेड लेवल है, वो भी इंक्रीज करने लगा। अब जब वो इंक्रीज करने लगा, तो जो पानी जब भी, अब चाहे उतनी ही पानी आपका आए, लेकिन जो होल्डिंग कैपेसिटी है नदी का वो कम हुआ। उसके कारण आपके जो एम्बैंकमेंट्स में है उसको ज़्यादा प्रेशर आने लगा, और उसको उससे बचने के लिए फिर एम्बैंकमेंट्स को रेज़ किया गया। तो एक तरीके से ये एक साइक्लिक प्रोसेस सा हो गया कि नदी का लेवल उठ रहा है, उस नदी को में जो तटबंध है, उसको सेव करने के लिए और हम लोग उसको ऊपर कर दें। और दूसरी बात इसमें ये भी आती है कि जब हम इसका लेवल ऊपर करते हैं एम्बैंकमेंट्स का, नदी से तो उसको
खतरा है ही, लेकिन बाहर का जो पानी है, जो कंट्री साइड जो जिसे हम कहते हैं, बाहर में जो बारिश का पानी है, वो अगर नदी तक नहीं पहुँचता है तो वो रुक जाता है और वहाँ वाटर लॉग्ड हो जाता है। वहाँ से भी रिसना शुरू होता है पानी। रिसने के कारण भी एम्बैंकमेंट्स डेंजर में आ जाते हैं। जी, तो 2-3 चीज़ें जो मतलब मुझे समझ आई हैं आपकी बात से। एक तो ये कह रहे हैं कि आपका उसका भौगोलिक इस तरह में वो सिचुएटेड है कि जो भी पानी आएगा, और जैसे आप हमेशा कहते हैं कि नॉर्थ बिहार में नदी के बाद नदी के बाद नदी के बाद नदी है, जो कि हिमालय से आती हैं और सब गंगा में पानी लेकर जाती हैं। एक वो कारण है, और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि किस तरह से तटबंध बना के नदियों के विस्तार को रोका गया है, जिस कारण जो है बाढ़ का स्वरूप बदल गया है। और तीसरी बात जो आपने बहुत आई थिंक हमें बहुत इम्पोर्टेंट बताई है कि नॉर्थ बिहार में, उत्तरी बिहार में जो है लोग सदियों से बाढ़ के साथ रहते हुए आए हैं, और अगर हम पॉपुलेशन वाइज भी देखें तो वहां पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी भी है वो भी बहुत अच्छी हाई है, क्योंकि वो बहुत फर्टाइल है। आपका जो कहना, जो बाढ़ ही उसको इतना फर्टाइल लैंड बनाती है। तो एक चीज हमें एकलव्य और आप बताएंगे कि एक तो हम बात करते हैं बड़ी नदियों में बाढ़ की, और आप लोगों ने कुछ ही समय पहले एक बहुत अच्छी रिसर्च भी करी थी जिसने दिखाया था कि जो बाढ़ भी है बिहार में, वो जो हमें नजर आती है दृश्य जो हम देखते हैं टीवी चैनल से, वो एक तरह की बाढ़ होती है। पर आप लोगों ने जो रिसर्च की है, आपकी तरह से 2-3 तरह की बाढ़ जो है वो बिहार में आती है, और पूरे साल आती रहती है, सिर्फ ये मानसून के टाइम की नहीं है। तो थोड़ा सा उसके बारे में हमें जानकारी देंगे। तो पहले हम लोगों ने 5 ऐसे अलग-अलग टाइपोलॉजीज़, बाढ़ के टाइपोलॉजीज़ का हम लोगों ने को आइडेंटिफ़ाई किया और उसमें समझने की कोशिश की। जैसे-जैसे हम और काम करते गए, हमें लगा कि ये केवल 5 नहीं, अब तो हमारे पास 8 हैं 8 और तरह की बाढ़। 8 तरह के टाइपोलॉजीज़ हैं, जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जब बाढ़ आती है, जो लोग वहाँ रहते हैं और उस बाढ़ का जो एक चरित्र है, उसके आधार पर हम ये टाइपोलॉजीज़ हम लोगों ने बनाया है। और इसलिए बनाया है कि अगर इन इलाकों में हमें कोई भी इंटरवेंशन करना हो, जब तक उन नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग हमारे उस इलाके के बारे में नहीं होगा, तो चाहे हम कुछ भी कर लें, वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो प्रॉब्लम्स तो रहेंगे, वो फर्दर कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं। तो इसी तरीके से बात निकल के आने लगी कि अगर हमें कोई भी इंटरवेंशन करना है, तो ये अलग-अलग जो टाइपोलॉजीज़ हैं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। एक जगह लोगों को लगने लगा कि ये टाइपोलॉजीज़ की बात करके क्या हम बाढ़ का जो एक बड़ा-सा एक इश्यू है, क्या उसको हम लोग डाइल्यूट कर रहे हैं? तो हम लोगों का रिस्पॉन्स था कि नहीं, हम डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट हम और इंटेंस कर रहे हैं। ये कहने का मतलब कि जो बाढ़ हम लोग एक यूनिफॉर्म एंटिटी उसको मानते हैं, उसमें अगर हम लोग नुआंसेस या वर्टिकल्स और टाइपोलॉजीज़ की बात करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हर एक इलाके में क्या स्ट्रैटेजी या क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए, अगर वहाँ के इश्यूज़ को हम डील कर रहे हैं। तो ये जो टाइपोलॉजीज़ की जो हम बात करते हैं, वो इस वजह से नहीं करते हैं कि हम डाइल्यूट करें इस मुद्दे को, इनफैक्ट जी। उसको और इंटेंस करने की हमारी कोशिश है। और आपने कुछ आई थिंक ये भी था कि कहीं कुछ ऐसे गांव हैं जहां पे साल में 30, 40, 50, 60 बार भी बाढ़ आती है। उसके बारे में जी, थोड़ा सा बताएं, क्योंकि ये सोच से बाहर है कि 60 बार बाढ़ आना किसी इलाके में एक साल में। तो ये इसमें ना मैं 2 जिलों की बात करूँगा। इसमें 2 वही टाइपोलॉजीज़ अलग-अलग हैं जी। और दूसरे वाले की भी बात करनी ज़रूरी है क्योंकि अक्सर उसे उसके बारे में बात नहीं होती। तो पश्चिम चंप 2016 में मेकपाइन अभियान ने एनआईआरडीपी के साथ एक स्टडी किया था कि हम लोग मॉडरेट फ्लड्स के बारे में जानने की कोशिश करें कि लोगों की क्या रिस्पॉन्स होती है मॉडरेट फ्लड्स में। एंड मॉडरेट फ्लड्स हमारे लिए वो फ्लड्स थे जो जिनके बारे में लोग कम जानते। वैसी नदी के बारे में हम बात कर रहे थे। अच्छा। बड़ी नदियों के बारे में बात हम नहीं किए इसमें। तो हम लोगों ने पश्चिम चंपारण में गौनाहा ब्लॉक में हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि वहाँ पर ये स्टडी करेंगे क्योंकि वहाँ बहुत छोटी-छोटी नदियाँ थी और हम देखते भी थे जब वहाँ काम हम लोग करते थे तो देखते थे कि बहुत छोटी नदियाँ थी। तो वहाँ पर हम लोगों ने 3 नदियों को पढ़ने की कोशिश की। जी। छेगराहा, अमहवा और पंडई, ये 3 हम्म। नदियाँ थीं।
और ये 3 नदियों को पढ़ने के लिए हम लोगों ने लगभग 3 या 4 ग्राम पंचायत का हम लोगों ने दौरा किया, वहाँ स्टडी की। रुपवलिया था, गौनाहा पंचायत था, ये सॉरी 3-4 नहीं था, 2 ही था। रुपवलिया और गौनाहा पंचायत में ही हम लोगों ने स्टडी किया। और इन गाँव में जाकर हम लोग देखते थे कि लोगों से नैरेटिव लेते थे कि क्या इनकी ये गाँव की और बाढ़ की क्या संबंध है, और फिर उसके बारे में बात करते थे, बाढ़ के बारे में। तो एक गाँव है हरकटवा, हाँ? हुँ, और हरकटवा गाँव में वहाँ पर जो बाढ़ के बारे में जब हम लोगों ने बात किया कि 10 साल से कितनी बार वहाँ बाढ़ आई है, तो हम लोगों को लगा कि 10 साल में उन लोगों ने जब काउंट करना शुरू किया, तब बताया कि किसी-किसी साल में 60 बार बाढ़ आई है। और कुछ ऐसे महीने थे, शायद फ़रवरी या मार्च को छोड़कर हर एक महीने में बाढ़ आई, एंड नवंबर एंड दिसंबर। जी, कभी-कभी जनवरी में आई है। एक बार तो मैं था रुपवलिया पंचायत में, वहाँ रह रहा था। अप्रैल की बात है, सुबह उठा तो हमें कहा गया कि गाँव में बाढ़ आ गई है, तो थोड़ा देखिए कि क्या मतलब, वो समझने के तरीके से कहा जा रहा था कि थोड़ा देखिए क्या हुँ, होता है। उसी तरीके से हरपुर देख लें, नया टोला मंगुराहा देख लें, वो सारी जगहों में जब हम अलग-अलग ये 3 नदियों की बात कर रहे थे, छिगराहा, अहमहवा और पंडई, ये सारी जगह यही बात आ रही थी कि बाढ़ हमारे यहाँ पर केवल मानसून में नहीं आती, और केवल वो जी, सीमित नहीं रहती है। तब हमें लगा कि ये छोटी नदियाँ जो हैं, और इसका जो इम्पैक्ट है, शायद ये बात बाहर नहीं हुँ, निकल के आ रहा। और मुझे याद है 2017 में आप गई थी उन जी, इलाकों में देखने के लिए। और और यही वजह है कि 2000 ये स्टडी करने के बाद मेकपाइन अभियान ने काफ़ी मुद्दा इसके बारे में उठाना शुरू किया। हमारे जो लोकल पार्टनर थे वाटर एक्शन, उनके साथ मिलकर, कि क्या, और हम उसके बाद ही हम लोग इसके तह में जाना शुरू किए, लोगों से और बात करना शुरू किया, मॉनिटरिंग करनी शुरू की और नदियों को और ढूँढना शुरू किया। और वो क्रम हुँ, अभी भी जारी है कि हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि आने वाले समय में कि जितने भी हमारे ये 7 जिले हैं, बॉर्डरिंग जिले जो हैं, वहाँ पर हम लोग नदियों को जाने ये छोटी नदियों को। दूसरी बात जो इस स्टडी में हम लोगों ने देखा, और वो था गेहुआ नदी। और ये नदी जो है, ये कोसी तटबंध, जो पश्चिमी तटबंध है कोसी का, और कमला का जो पूर्वी तटबंध है, उसके बीच जी, का है। वहाँ भी आप जाकर उन इलाकों को आपने देखा है। अब उस इलाके में जब बाढ़ आती है, तो वो बाढ़ का स्वरूप फिर क्या धीरे-धीरे करके, क्योंकि ड्रेनेज इश्यू हो जाता है, बैक वाटर्स आते हैं दोनों कोसी और कमला के, तो उसके कारण भी वहाँ पर जो ड्रेनेज है वो बहुत, और जिस जिस फ्लो में पानी बाहर जाता है कमला में, वो बहुत कम हो जाता है। और लगभग पिछले साल हम लोगों ने एक स्टडी किया था, वहाँ पर लगभग 8 महीने पानी वहाँ खड़ा अरे! रहता है। तो ये 2 बहुत ही यूनिक टाइपोलॉजीज़ हैं फ्लड्स के, जिसके बारे में और जानना चाहिए और उसके बारे में अध्ययन करनी चाहिए, ताकि जब वो इंटरवेंशंस की बात हम वहाँ करें, तो वो एक एप्रोप्रिएट इंटरवेंशंस हो, ना कि एक यूनिफ़ॉर्म फ्लड्स को ध्यान में रख के हम इन 2 जगहों में जाकर काम करने की कोशिश करें। हुँ। एक चीज़ इसी से जुड़ी एकलव्य फिर आपसे हम जानना चाहेंगे कि जब आप बात करते हैं कि क्योंकि फ्लड्स का नेचर अलग है, आप कह रहे हैं जो फ्लैश फ्लड हो गया, रिवराइन फ्लड हो गया या मॉडरेट फ्लड की बात कर रहे हैं। तो जो हम जब बात करते हैं लोगों को कॉम्पेंसेट करने की, क्योंकि हम लोगों ने भी अभी जो पीछे गाँव कनेक्शन ने स्टोरीज़ करी थी, काफ़ी लोगों से बात करी थी पश्चिम चंपारण ने, उन लोगों ने ये कहा कि जो हमारे यहाँ फ्लैश फ्लड आता है, जब नेपाल में बहुत बारिश होती है और एकदम से हमारे यहाँ पानी आता है, 3-4 घंटे में वो इतनी तबाही मचाते हुए निकल के नीचे चला जाता है, पर उनको कभी जो है कॉम्पेंसेशन नहीं मिल पाती क्योंकि वो सरकारी बाढ़ में नहीं पैरामीटर्स। आते। जो सरकार जिसको बाढ़ कहती है कि जो 48 आवर्स पानी जमा रहना चाहिए, ऐसा तो इसीलिए वो कहते हैं कि हमारा हर जैसे अभी हर 15 दिन में उनका नुकसान होगा, किसी का घर टूट जाता है, किसी का कैटल चला जाता है, पर वो कभी भी कॉम्पेंसेट नहीं हो पाते क्योंकि हम उनको उसको बाढ़ मानते ही नहीं है ऑफिशियली। अ, इसमें एक बहुत
ये एक कैच 22 सिनेरियो है। एक तरफ ये कोशिश जो है कि ये टाइपोलॉजीज को रिकॉग्नाइज किया जाए, ये इसलिए किया जाए ताकि कुछ जिस तरीके से अभी हम बाढ़ को डिफाइन कर रहे हैं या अफेक्टेड एरियाज को डिफाइन कर रहे हैं, उसमें संशोधन लाने की जरूरत है, ताकि फ्लैश फ्लड प्रोन एरियाज, फ्लैश फ्लड अफेक्टेड एरियाज को हम लोग लाएं। दूसरी ओर ये भी देखा जा रहा है कि आज के तारीख में एक एक प्रैक्टिस बनाया लिया गया है कि जहां भी अफेक्टेड होते हैं लोग, वहां पर पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। लास्ट ईयर ये था कि 6,000 रुपए ट्रांसफर कर दिया गया था। बैंक नाउ अकाउंट में, मतलब सीधा बैंक बैंक अकाउंट में? जी अच्छा। हाँ। तो अब ये देखना है कि क्या ये पैसा उन इलाकों में ट्रांसफर हुआ है या नहीं, हुँ, जिन इलाकों में फ्लैश फ्लड्स आते हैं। बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पर इनंडेशन मैप्स को अगर हम देखें तो वहाँ पर दिख रहा था कि इनंडेटेड है इलाका, बट उस डिस्ट्रिक्ट को डिक्लेयर नहीं किया जा रहा था। डिक्लेयर हुँ, लेकिन साथ ही साथ ये बताया जा रहा था कि अगर वहाँ पर पानी खड़ा रहा है 48 घंटे तक, तब उनको वो पैसा मिल जाएगा। तो ये एक जो खासकर मैं अपने लेवल पर कह रहा हूँ, मेरे लेवल पर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट को डिक्लेयर किया जाए, हाँ? ये इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है? एक तो समझ आता है वो 48 घंटे वाला, लेकिन उसके बाद क्या मतलब किस तरीके की प्रक्रिया होती है इसमें, पहली बात। और दूसरी बात, जब इतनी तबाही होती है फ्लैश फ्लड से, और ऐसा जी, नहीं है कि ये फ्लैश फ्लड्स हम किसी एक प्रखंड की बात कर रहे हैं, हाँ? या हम किसी एक पंचायत की बात कर रहे हैं। यहाँ हम उन जिलों की बात कर रहे हैं जहाँ फ्लैश फ्लड्स आते हैं, वो जो सारे नॉर्थ इंडिया नेपाल बॉर्डर के अलोंग जो डिस्ट्रिक्ट्स हमारे जी, सिचुएटेड हैं, चाहे वो पश्चिम चंपारण हो, पूर्वी चंपारण हो, सीतामढ़ी हो, मधुबनी हो, आपका सुपौल हो, अररिया हो या किशनगंज हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये बहुत ही जटिल सा ये एक सिनेरियो है, जहाँ पर जो लोग हर एक साल, अब आप बताइए, 60 को भूल जाइए, 30 बार अगर एक साल में बाढ़ आती है, बिल्कुल, बिल्कुल। एग्रीकल्चर समझ लीजिए, आप हाउस समझ लीजिए, आप लाइवस्टॉक समझ लीजिए, आप स्टोर्ड ग्रेन समझ लीजिए, लॉस ऑफ टूल्स, जो खेती के लिए जो भी हम लोग टूल्स इस्तेमाल करते हैं उसका जो लॉस होता है, लाइफ का जो एक इम्पैक्ट होता है, एक मेंटल ट्रॉमा जो होता है, ऑल दिस काइंड ऑफ ये एक रेपिटेशन सा हो जाता है। जी, जी, एंड बिल्कुल। तो ये ऐसा फैक्टर्स को भी हम लोगों को उठाना पड़ेगा, और हम लोग उठा रहे हैं, और लगता है और उठाना पड़ेगा, ताकि सरकार इसे रिकॉग्नाइज करे कि ये जो फ्लैश फ्लड्स है, इट्स नॉट वन टाइम। आखिरी में एक आखिरी सवाल एकलव्य आपसे, और वो भी सवाल के 2 भाग हैं। एक तो हम हमेशा जब बिहार की बात करते हैं तो बाढ़ की ही बात करते हैं। पर ये भी देखने में आया है कि बिहार में अक्सर बाढ़ और सूखा, ड्राउट जो है साथ-साथ में चलता है। जैसे गए साल भी नीतीश जी ने, जो चीफ मिनिस्टर, उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि हम बाढ़ और सूखा दोनों से एक साथ जूझ रहे हैं। कहीं पे बाढ़ है, कहीं पे सूखा है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? और उसी से जुड़ा ये भी सवाल है कि बाढ़ हर साल आती रहेगी, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस भी है। तो क्या लोगों की स्थिति में कुछ सुधार नहीं किया जा सकता? कि जहाँ बात करते हैं 8 मिलियन अफेक्ट हो गए, 9 मिलियन इफेक्ट हो गए, 13 मिलियन जो लोग हैं अफेक्ट हैं, तो क्या ये इसी तरह से चलता रहेगा हर साल? 2007 में 25 मिले। मतलब आप सोचिए, मतलब शायद किसी कॉन्टिनेंट से भी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी कि जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो हर साल बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। तो इन 2 चीज़ों पे अगर आप हमें बता सकें। सबसे पहली बात ये है कि हम लोगों ने जो भी इंटरवेंशन किया है अभी तक, चाहे वो हम लाइवलीहुड्स की बात करें, चाहे वो हम हाउसिंग की बात करें, चाहे ड्रिंकिंग वाटर की बात करें, चाहे सैनिटेशन की बात करें, अ, चाहे वो हेल्थ सिस्टम्स की बात करें, हम लोगों ने इसको बहुत ही आइसोलेटेड वे में किया है। एक इलाके में हमें ये इंटरवेंशन करना है, वो हम कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट ही नहीं आया है कि हम लोग एक फ्लड रेजिलेंट हैबिटेट को डेवलप करने की कोशिश करें। फ्लड रेजिलेंट हैबिटेट का ये मतलब नहीं होता कि केवल घर,
एक एक हाउस होल्ड से जुड़ा जो भी पॉसिबल क्रिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं उनकी ज़िंदगी के, उनको डेवलप करना एक वो कॉन्टेक्स्ट में कि ये हम फ्लड रेजिलिएंट हैबिटेट बना रहे हैं। देखिए, बाढ़ को हम रोक नहीं सकते। अगर कोई क्लेम भी जी, करता है तो मुझे लगता है वो गलत है कि हम बाढ़ को रोक सकेंगे। और अभी देख लीजिए कि जिस तरीके से बारिश हो रही है, एक्सेस पहले महीने में ही एक्सेस हमें रेनफॉल मिला है। तो ये जी, एक एक बदलता हुआ है एक स्वरूप है। और दूसरी ओर हम कोविड की बात करें तो हम लोग अब उस लेवल पर जा रहे हैं जहाँ हम ओवरलैपिंग हैज़ार्ड्स की बात कर रहे हैं। हुँ, तो हुँ। जब तक हम लोग अपने पूरे रीजन को एक उस तरीके से ना देखें कि ये फ्लड रेजिलेंट हैबिटेट बनाने की हमें ज़रूरत है, तो जब तक वो नहीं होगा, तब तक हम कुछ भी करेंगे तो वो एक काइंड ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक, बहुत ही एक नैरो तरीके से सोचकर हम एक इंटरवेंशन करने की कोशिश वहाँ करेंगे। तो लार्जर पर्सपेक्टिव है कि और इसमें क्या होगा कि जब हम फ्लड रेजिलेंट हैबिटेट की बात करेंगे तो एक बहुत स्कोप है हमें लोगों को फिर अपने कोएग्जिस्टेंस को नरेट करने का, कोएग्जिस्टेंस को फिर से नए तरीके से उसको एग्जीक्यूट करने का। दूसरी जो पहला आपका सवाल था बाढ़ और सुखाड़ का, इंटरेस्टिंग है कि अ, वो साल नहीं याद कर पा रहा हूँ कि जिन जिन सालों में बाढ़ नहीं आया था हमारे उत्तर बिहार में, उन इलाकों उस समय एंड मॉनसून का फेलियर था या मॉनसून कम थी, वो सारे इट वाज़ आई थिंक सो 2030 नॉट 2030, आई एम फॉरगेटिंग द मैं भूल रहा जी, हूँ साल। उस समय लगभग 33 जिले को डिक्लेयर करने की वो कगार पर थे या उन्होंने डिक्लेयर किया था कि ये सूखा प्रभावित बढ़िया। जिले हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह हैं, जब बाढ़ नहीं आती है फ्लड प्रोन एरियाज़ में, वहाँ पर हमें ड्राउट सुखाड़ देखने को सुखाड़ देखने को मिलता है। मैं तो बिहार में जा ही नहीं रहा हूँ। मैं केवल नॉर्थ बिहार की ही बात कर रहा हूँ। तो इससे भी बहुत सवाल ये उठते हैं कि हमारा जो इरिगेशन सिस्टम्स हैं वो क्या हैं? हमारे बैकअप्स क्या हैं? और दूसरी चीज़ ये है कि और ये एक बहुत ही एक ऐसा सवाल है जो हर समय वापस दिमाग में खासकर हमारे दिमाग में वापस आता रहता है कि अगर हमारा खरीफ सबसे वल्नरेबल क्रॉप है, चाहे वो हम बाढ़ के हिसाब से देखें, चाहे वो हम सुखाड़ के हिसाब से देखें। अगर मानसून कम हो गया तो सूखे की स्थिति बन जाती है और अगर मानसून हुआ या बाढ़ आई तो वो तब भी वल्नरेबल। तो अगर हमारा जो खरीफ है वो इतना वल्नरेबल है, तो क्या हम लोग कोई और अल्टरनेटिव या कोई अल्टरनेटिव प्रैक्टिस आगे नहीं रख सकते क्या? या उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते क्या? तो ये जो फ्लड एंड ड्राउट का मामला है, उसके इम्पैक्ट को भी हमें देखने की ज़रूरत है कि उसको फिर मिनिमाइज़ करने के लिए क्या किया जा सकता है? एंड इसलिए मैं कह रहा था कि जो फ्लड रेजिलेंट हैबिटेट की हम जो बात कर रहे हैं, वो थोड़ा वो हमें एक अपॉर्च्युनिटी देगा कि किस तरीके से हम सारे आई मीन ये समस्याएँ जो हैं, उसको नए तरीके से देख सकते हैं या उसको एड्रेस कर सकते हैं। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया एकलव्य जी, आपने हमें बहुत बिहार और बाढ़ के बारे में जानकारी दी। मैं होप करती हूँ कि जो हमारे दर्शक हैं उन लोगों को जो एक बाढ़ जो हमें टेलीविज़न्स पे दिखाई देती है, उसके पीछे के क्या कारण हैं, क्या समझ है, उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी आज मिली होगी। आप हमारे साथ जुड़े एकलव्य जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और आप सब दर्शक लोग भी हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर कुछ और इश्यूज़ हैं, गाँव से जुड़े हुए मुद्दे जो आप चाहते हैं कि गाँव कनेक्शन, गाँव कैफ़े में उठाए, तो प्लीज़ उनके बारे में ज़रूर हमें लिखिए, हमें बताइए, ताकि हम उन मुद्दों पे चर्चा कर सकें, उन मुद्दों से जुड़े लोगों को अपने गाँव कैफ़े में मेहमान की तरह बुलाकर चर्चा कर सकें और इन सब विषयों पे जानकारी और सब तरफ फैला सकें। आप हमारे साथ आज जुड़े, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद निधि जी और धन्यवाद गाँव कैफ़े को। थैंक यू।